जय हिंद बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऊतक के विभज्योतकीय ऊतकों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्थायी ऊतक के बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें मृदुतक एक बहुत महत्वपूर्ण ऊतक है, पैरेन्काइमा टिश्यू इसे कहते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आइए देखें मृदुतक के बारे में चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। पादप और जंतु सभी बहुकोशिकीय जीव शरीर में ऊतक आवश्यक रूप से पाया जाता है, अर्थात सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय होते हैं, अतः ऊतक बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है, क्योंकि इसकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि कोशिकाओं के समूह। और बच्चों, जब समूह की बात आती है तो कोशिका की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए, और एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। सर्वप्रथम फ्रांस के मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बाशेट नामक वैज्ञानिक ने टिश्यू शब्द का इस्तेमाल किया था। टिश्यू शब्द का फ्रांसीसी भाषा में अर्थ होता है टू वीव, बुनना। जैसे पतले पतले धागों से बुनकर पूरे कपड़े की तैयारी की जाती है, कपड़ा निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के ऊतक परस्पर मिल करके हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। अर्थात टिश्यू का अर्थ है टू वीव या बुनना, बनाना। ये मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बाशेट है, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी कहते हैं, जबकि मार्सलो मेलपिजी को हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी। मार्सलो मेलपिजी को हम ऊतक विज्ञान का जनक मानते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, जबकि मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बाशेट को हम फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी, आधुनिक ऊतक विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की औतकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मार्सलो मेलपिजी साहब को हम ऊतक विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, जबकि बाशेट साहब को हम आधुनिक ऊतक विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। बच्चों, पादप और जंतु दोनों ऊतकों का अध्ययन हमें करना है, परंतु इस वीडियो में पादप ऊतकों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पादप ऊतक के वर्गीकरण का यह चार्ट आपके सम्मुख है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। आप जिस भाषा में चाहते हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ऊतक के दो प्रमुख भाग हैं, विभज्योतकीय ऊतक और स्थायी ऊतक। इसके पहले के वीडियो में हम लोग विभज्योतकीय ऊतक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्थायी ऊतक के बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक, इन ऊतकों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। विभज्योतकीय ऊतकों की विभाजनशीलता समाप्त होने के पश्चात उनकी कोशिकाएं धीरे धीरे अपनी विभाजन क्षमता। स्थायी ऊतक मूल रूप से विभज्योतकीय ऊतकों से ही व्युत्पन्न होते हैं, उन्हीं से बनते हैं। विभज्योतकीय ऊतकों की विभाजनशीलता समाप्त होने के रूपांतरण के फलस्वरूप बनाने वाली जो विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी ऊतक। निश्चित समय तक बच्चों, निश्चित समयांतराल तक निरंतर विभाजन करने के पश्चात विभज्योतकीय ऊतकों की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। उसका जीवद्रव्य धीरे धीरे सूखने लगता है। कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या तथा रिक्तिका का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कोशिका क्रमशः मृत हो जाती है और बदल जाती है स्थायी ऊतक में। परंतु कुछ दशाओं में कोशिकाएं सजीव रहते हुए भी विभाजन क्षमता समाप्त होने के कारण स्थायी ऊतकों में रूपांतरित हो जाती है।
स्थायी ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं तथा विभाजनशीलता के समाप्त होने के पश्चात ये विशेष प्रकार के कार्य संपादित करती हैं, संरचनात्मक कार्य करती हैं, विभिन्न भागों की संरचना निर्माण, जल संचय, भोज्य पदार्थ संचय, उनके परिवहन आदि कार्यों में सहयोग करती हैं। विभाज्योतकीय ऊतकों की विभाजनशीलता ये इनका प्रमुख गुण है। समाप्त होने के पश्चात ही स्थायी ऊतक बनते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं सजीव अथवा मृत हो सकती हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजनशीलता स्थायी अथवा अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। ये वृद्धि और विकास के अतिरिक्त पौधों के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं, अर्थात पौधों के वृद्धि एवं विकास, घाव भरने वाले स्थान, अंग निर्माण वाले स्थान, जहाँ पर कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, उन स्थानों पर ये ऊतक नहीं पाए जाते क्योंकि इनमें विभाजन क्षमता नहीं होती। इन स्थानों के अतिरिक्त पौधों के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों में स्थायी ऊतक निश्चित रूप से पाए जाते हैं। ये ऊतक परिवहन, जल, भोज्य पदार्थ संग्रह, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, कंकाली सहारा प्रदान करना, अंग निर्माण आदि का कार्य करते हैं। देखें, ये पौधों के विभिन्न भागों के अनुप्रस्थ काट है। आप देख सकते हैं ट्राइकोम अर्थात हेयर, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, विभिन्न भाग हैं। इन सभी में स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। बच्चों, ये अंग्रेजी माध्यम में परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक का चार्ट है। जिन बच्चों को आवश्यकता अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने की है, आप इससे भी नोट कर सकते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रमुख प्रकार क्या है? सिंपल टिश्यू सरल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक और स्पेशल टिश्यू विशिष्ट ऊतक। आइए बात करें सरल ऊतक के बारे में। सिंपल टिश्यू ये विभाज्योतकीय ऊतकों के विभाजनशीलता समाप्त होने के पश्चात रूपांतरण के फलस्वरूप बनने वाली विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। जैसा कि पहले भी बताया, ये सजीव अथवा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। विभाजनशीलता स्थायी अथवा अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। ये परिवहन, जल संचय, भोज्य पदार्थ संचय, इनके ट्रांसपोर्टेशन आदि में भाग कर लेते हैं। बच्चों, यह ध्यान रहे कि इनके जीवद्रव में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, परंतु जब जीवद्रव सूख जाता है तो केंद्रक के साथ अन्य अंग भी क्रमशः समाप्त हो जाते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। स्थायी ऊतक में प्रमुख प्रकार हमने देखा सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। अब स्थायी ऊतक के सरल ऊतक में जो प्रकार होते हैं, आइए उसकी चर्चा करें। सरल ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा अर्थात मृद ऊतक, कोलेनकाइमा अर्थात स्थूल कोण ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा अर्थात दृढ़ ऊतक। इसके भी 2 प्रकार हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर दृढ़ ऊतक रेशे और स्टोन सेल या स्क्लेरेन्काइमेटस सेल प्रस्तर कोशिका स्टोन सेल। यह सरल ऊतक के प्रकार। बच्चों, सरल ऊतक में 3 प्रकार के ऊतकों की चर्चा मैंने की। मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ये उनके चित्र हैं, आप देख सकते हैं। ये है मृद ऊतक और ये है कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। विभिन्न कांटों में इसके पिक्चर दिखाए गए हैं। और ये है स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। आपने तीनों प्रकार के ऊतकों के चित्र देख लिए। अब क्रमशः एक एक ऊतक के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मृद ऊतक, पैरेन्काइमेटस टिश्यू। आइए देखें, इसकी चर्चा करें। क्रमशः इनके गुणों के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। सभी मृद ऊतक कोशिकाएं सजीव, केंद्रक युक्त और जीवद्रव युक्त होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति
पतली होती है। आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के मृदुतक है, पैरेन्काइमा टिश्यू, जिनके बीच में स्पष्ट केंद्रक पाया जा रहा है। देखिए ये स्पष्ट केंद्रक पाया जा रहा है। इनकी दीवारें भी अन्य ऊतकों की कोशिकाओं की भांति पतली होती हैं। स्थायी ऊतक में दीवारें मोटी भी हो सकती हैं, परंतु विभज्योतकी ऊतकों में निश्चित रूप से कोशिका की भित्ति पतली होती है। बिल्कुल वैसे ही पैरेन्काइमा टिश्यू में भी, मृदुतक कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पतली होती है। इनकी सभी कोशिकाएं गोल, अंडाकार, चपटी, बहुभुजीय, शल्कीय, वर्गाकार, भिन्न भिन्न आकृतियों की होती हैं। आप देख सकते हैं आयताकार, गोल अंडाकार, लंबी, बहुभुजीय आकृति, भिन्न भिन्न आकृतियों की होती हैं मृतक की कोशिकाएं। आइए अगले लक्षण की बात करें। कभी कभी मृतक कोशिकाओं में हरित लवक उत्पन्न हो जाता है, तब इसे हरिम ऊतक कहते हैं या हरित ऊतक कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और तब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। आप देख सकते हैं आपके सम्मुख एक पत्ती के सेक्शन का व्यू दिख रहा है। ये एक द्विबीजपत्री है और उसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर की ओर खंभाकार लंबी लंबी जो कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, और नीचे अनियमित रूप से पाए जाने वाली गोल अंडाकार कोशिकाएं ये कहलाती हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो दोनों ही पैलिसेड मृदुतक और स्पॉन्जी मृदुतक है। इनमें हरित लवक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इनका हरा रंग यह बता रहा है कि इसमें हरित लवक की मात्रा है, और हरित लवक की मात्रा अधिक होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, मंड का निर्माण करती हैं। मृतक पौधों के किन भागों में पाए जा सकते हैं? देखिए ये पत्ती, जड़, तना, पुष्प, बीज आदि विभिन्न भागों में पाए जा सकते हैं। ये पत्ती का ऊपर वाला भाग एपिडर्मिस अर्थात ऊपरी बाह्य त्वचा, ये भी मृदुतक का बना होता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इन दोनों की चर्चा हम लोग इसके पिछले पिक्चर में कर चुके हैं, पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। ये भी मृदुतक के बने होते हैं। ये है संवहन बंडल, इसके चारों ओर जो आवरण बना हुआ है यह भी मृदुतक का बना होता है। बीच में जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम है, ये सभी मृदुतक के ही बने होते हैं। इनमें मृदुतक की मात्रा पाई जाती है। अन्य प्रकार के भी ऊतक होते हैं, परंतु मृदुतक भी पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि पौधों के विभिन्न भागों में मृदुतक पाए जाते हैं। इस चित्र में भी हाइपोडर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस वाला भाग, एंडोडर्मिस वाला भाग, पेरिसाइकिल, जितने भी ये पिथ, ये सभी मृदुतक के ही बने होते हैं, परंतु इनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। तो जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज प्रत्येक भागों में मृदुतक आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। अगले विशेषता की बात करें, मृदुतक कुछ प्लवन करने वाले पौधे अर्थात जल में तैरने वाले पौधों, उन पौधों में जो मृदुतक पाए जाते हैं उनकी कोशिकाओं के बीच अंतराकोशीय अवकाश अत्यधिक बड़े होते हैं, जो वायु कोश की भांति कार्य करते हैं, एयर सैक की भांति कार्य करते हैं, और वो पौधों को तैरने में, प्लवन में सहायता प्रदान करते हैं। इन ऊतकों को हम कहते हैं वायुतक अथवा एरेन्काइमेटस टिश्यू या एरेन्काइमा। तो यह भी मृदुतक का एक विशेष रूपांतरण है, विशेष कार्य है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े रिक्त अवकाश पाए जा रहे हैं। इन्हीं अवकाशों में वायु भरी होती है, इसलिए इन्हें वायुकोश भी कहते हैं, और ये प्लवन में सहायता प्रदान करते हैं। जाइलम और फ्लोएम, बच्चों पौधों में जल संवहन के लिए, खनिज लवण संवहन के लिए विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, जिन्हें कहते हैं जाइलम, तथा भोज्य पदार्थ के संवहन के लिए विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लोएम। इन जाइलम और फ्लोएम में भी
मृदु तक पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं जालम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जालम और फ्लोएम में पाए जाने वाले मृदु तक जल व भोज्य पदार्थ के संग्रह तथा परिवहन में सहायक होते हैं। कभी कभी, प्रायः ऐसा नहीं होता, परंतु मृदु तक में कभी कभी विभाजन क्षमता उत्पन्न हो जाती है। दे रीगेन द डिविजिबिलिटी, और जब विभाजन क्षमता पुनः उत्पन्न हो जाती है तो फिर ये विभाजन करना प्रारंभ कर देती हैं और विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करती हैं। उन्हें कहते हैं कैम्बियम। आप देख सकते हैं ये अनुप्रस्थ काट है तने का, और इसके बीच में ये वाला भाग जो दिख रहा है कैम्बियम या एधा, ये वास्तव में मृदु तक के बने होते हैं जो विभाजन द्वारा नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप तने में द्वितीयक वृद्धि होती है, तना मोटा तथा लंबा हो जाता है, इनमें काष्ठ निर्माण होता है। कभी कभी मृदु तक की कोशिकाओं में विभाजन क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तब ये कैम्बियम के रूप में कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं कैम्बियम के बारे में हमने पहले बताया कि जालम एवं फ्लोएम से मिलकर बनी हुई संरचना होती है संवहन मंडल। उनके बीच में कुछ पट्टी के समान रचना होती है, उसे कहते हैं कैम्बियम। कैम्बियम की कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं, वो भी मृदु तक की बनी होती हैं, जिनसे द्वितीयक वृद्धि होती है। मृदु तक के कार्य, ये पादप शरीर के विभिन्न भागों की संरचना एवं संगठन में भाग लेते हैं। यदि इनमें हरित लवक उत्पन्न हो जाता है तो इसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा, हरित उतक। क्लोरेन्काइमा हरित उतक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ के निर्माण में भाग लेते हैं। एरेन्काइमा अर्थात वायुकोश के रूप में ये प्लावी पौधों में प्लवन में सहायक होते हैं। और बच्चों, नागफनी जैसे कुछ मृदुवित पौधों में ये जल संचय का भी कार्य करते हैं। जालम और फ्लोएम में पाए जाने वाले मृदु तक जल एवं भोज्य पदार्थ के संचय तथा इनके परिवहन में सहायक होते हैं। और कभी कभी इन कोशिकाओं की ऊतकों में विभाजन क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तब ये कैम्बियम की भांति कार्य करते हैं और पौधों में द्वितीयक वृद्धि